आपका स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अश्वनी वैष्णव जी ने आपके क्या लॉन्च कर दिया, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या और क्यों इसका विरोध हो रहा है? क्योंकि एनपीएस का भी विरोध होता आया है। आपको पता है एनपीएस क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कटौती होती है आपकी सैलरी में। अब जो आपके अश्वनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने यूपीएस की घोषणा कर दी कि भैया अब लॉन्च करेंगे हम यूपीएस। एनपीएस और यूपीएस में जो भी आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। तो ये यूपीएस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर होता है। भाई लोग ओपीएस की मांग क्यों कर रहे हैं कि भैया हमें ओपीएस दे दो, दुनिया भर के जो तुम नाम चेंज कर करके ला रहे हो ना, ये हमें नहीं चाहिए, तुम वही ओपीएस दे दो हमें वापस बस। तो ओपीएस क्यों डिमांड कर रही पब्लिक? ये यूपीएस आया, इसका भी विरोध हो रहा है। एनपीएस का तो लगातार होता आ रहा है, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे लॉन्च किया था और तभी से इसका विरोध लगातार चल रहा है। अब जो आपका यूपीएस है, यूपीएस क्या है? यूपीएस से संबंधित समिति पूछ लें तो टीवी स्वामीनाथन समिति है और ये आपके करंट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये फालतू की चीज़ है। तो करंट के जो भी टॉपिक होंगे वो लेकर आए जाएंगे इसी फॉर्मेट में। अभी देखिए यूपीएस के बारे में बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई एक नई पेंशन योजना है। इससे पहले ओपीएस और एनपीएस ऑलरेडी आ चुकी है। सरकार ने ये भी कहा है एनपीएस ऑलरेडी रहेगी, ये ख़त्म नहीं की जा रही, यूपीएस भी रहेगी। आप जो भी चुनना चाहते हो चुन सकते हैं और ये स्पेशली दोनों जो हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हैं। ठीक, एनपीएस तो आपका स्टेट गवर्नमेंट पे भी है, लेकिन यूपीएस जो सबसे पहले लॉन्च होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए ही लॉन्च होगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वाले भी लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये एक नई पेंशन योजना है, अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अभी घोषणा की गई है, अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की है। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो लास्ट 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। देखिए इसमें 5 पॉइंट दिए गए। जो पहला पॉइंट है उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि 12 महीने की जो एवरेज बेसिक सैलरी होगी, मान लीजिए कि आपकी 60,000 सैलरी है, ठीक, हर महीने 60,000 आप पा रहे हैं। वैसे 2 बार डीए लगता है तो बढ़ जाती है बीच में सैलरी, लेकिन जो एवरेज सैलरी आपकी आ रही 12 महीने की वो 60,000 रुपये अगर आ रही है तो आपको 30,000 रुपये पेंशन मिलेगा हर महीने। कब मिलेगा? जब आप 25 साल तक सर्विस पूरी कर लेंगे तब। ये पहला पॉइंट है। तो ये आप समझ गए कि लास्ट 12 मंथ की जो सैलरी होगी उसका पहले एवरेज निकालेंगे, जो उसका एवरेज आएगा तो उस बेसिक सैलरी का 50% आपको मिलेगा। ये आप समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख सैलरी आपकी थी तो 50,000 आपको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। अब 25 साल की सर्विस आप पूरी कर लेंगे तब की बात हो रही है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है, मान लीजिए कि आर्मी में है आप, नौसेना में है या किसी भी फील्ड में है और उसमें आपकी मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा। ये फैमिली के लिए होगा। जो कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। अब यहाँ पेंशन गलत लिख गया है, यहाँ सैलरी होगा तो सैलरी का 60% होगा। मतलब जो भी आपको सैलरी मिल रही है उसका 60% पेंशन मिलेगा अगर आपकी मृत्यु हो जाती है सर्विस के दौरान। अब जो ये देखिए पहला वाला था ये एश्योर्ड प्रीमियम था जो 50% मिलेगा, ये सबके लिए 25 साल तक, ठीक। और ये दूसरा वाला जो था ये एश्योर्ड फैमिली पेंशन था कि मतलब अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो यहाँ पर आपको 60% मिलेगा सैलरी का। इसके बाद में आपका मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की भी एक स्कीम इसमें दी गई, तीसरा की पॉइंट है, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं और उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। मान लीजिए 10 साल तक आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी सिर्फ जो है 18,000 रुपये है, ठीक। और अगर आप इसे निकालेंगे तो 50% आएगा 9,000, तो 9,000 आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा टोटल 10,000 रुपये। ये एश्योर्ड मिनिमम पेंशन योजना है कि भाई 10,000 रुपये से नीचे तो पेंशन आपको मिलनी ही नहीं है अगर आप 10 साल तक जॉब कर लेते हैं तो ये 3 पॉइंट हो गए, टोटल 5 पॉइंट आए हैं इसमें। ये चीज़ आप याद रखना कि भाई जो आपका यूपीएस आया उसके कितने की पॉइंट हैं? 5 की पॉइंट है। पहला मैंने बता दिया एश्योर्ड प्रीमियम है आपका, ठीक। दूसरा आपका एश्योर्ड फैमिली पेंशन स्कीम है। तीसरा आपका एश्योर्ड मिनिमम पेंशन स्कीम है। देखिए चौथा की पॉइंट आपका क्या है कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यानी महंगाई के आधार पर बढ़ेगी पेंशन। महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी उसी के हिसाब से आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। मान लीजिए डीए आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो भी उसमें जुड़ता रहेगा कि डीए भी एक हिसाब से जुड़ेगा। तो हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी या बढ़ोतरी महंगाई राहत के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी, या ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर कैलकुलेट होगा। और वहीं जो है एक आपका लमसम अमाउंट होता है
लमसम अमाउंट आप समझ सकते हैं, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वहीं रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर महीने 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। ये ग्रेच्युटी अलग राशि होगी। मतलब जो इसका कैलकुलेशन होगा एक मुश्त वाले का, वो 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन जो आपका है, ठीक, जो मूल वेतन होगा और जो महंगाई भत्ता यानी DA होगा, उसके 10वां हिस्सा निकाला जाएगा और उसी के हिसाब से ग्रेच्युटी से अलग राशि आपको दी जाएगी, जैसा NPS वगैरह में दिया जाता है। तो ये टोटल 5 की पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि UPS का विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि NPS से काफ़ी तौर पे अच्छी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि NPS की तरह इसमें पैसे भी नहीं कटवाने हैं। भाई 25 साल तक आप नौकरी करते हैं तो NPS की तरह आपको पैसे नहीं कटवाने। 25 साल के बाद आपको आधी सैलरी का वो मिलेगा। अब देखिए, अब NPS क्या है। NPS का विरोध तो लगातार होता आ रहा है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी इसको लेकर आए थे OPS की जगह, तभी से इसका विरोध लगातार होता आ रहा है। लेकिन आप देखते हैं जो भी आपका सैलरी अकाउंट होता है, जो भी मैंने सैलरी वगैरह के वीडियो भी बनाया समीक्षा अधिकारी की, उसमें भी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 10% की कटौती होती है। 10% की कटौती होती है और 14% आपको सरकार देती है, तो जमा होता रहता है। उसके बाद में जब आप रिटायर होते हैं, जब आपकी सेवानिवृत्ति होती है, आपका सेवा काल पूरा हो जाता है, तो ये जो पैसा जमा हो रहा है 24% लगातार हर महीने, तो इसका एक मुश्त जो पैसा बनता है उसका आपको 60% मिल जाता है। 60% आप निकाल सकते हैं और 40% आपका क्या हो जाएगा, पेंशन के तहत बंध जाता है। यह एक मैंडेटरी अकाउंट होता है जिसमें रिटायरमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक। और यह एक ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन अकाउंट है, मतलब ऑप्शनल होता है, जिससे किसी भी समय कर्मचारी अपने पेंशन की रकम निकाल सकता है, लेकिन इससे कुछ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब अगर आप बीच में निकालते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट फिर नहीं मिलेगा। कर्मचारी रिटायरमेंट पर एक मुश्त एक्यूमुलेटेड कॉर्प्स के तौर पर पेंशन की 60% रकम निकाल सकता है। बाकी रकम का इस्तेमाल रेगुलर पेंशन के भुगतान के लिए एन्युटी खरीदने में किया जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला ये है कि अगर आप देखते होंगे कि आपके यहाँ कोई बुजुर्ग है जिसने नौकरी की है, तो उसे बढ़िया जो है सैलरी मिलती रहती है। देखिए, जैसे आपके यहाँ कोई बुजुर्ग हैं और उन्हें पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती रहती है, तो आप देखते होंगे कि आज की डेट के हिसाब से जो DA वगैरह, उसके हिसाब से महंगाई वगैरह बढ़ा करके उन्हें 50% मिलता है। ऐसा नहीं कि उनकी जो सैलरी थी पहले उसके आधार पे 50% उनका पेंशन मिलता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी जो होती थी, लास्ट सैलरी, मान लीजिए लास्ट मंथ में आपकी सैलरी जो थी उसके हिसाब पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान था। मसलन इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था। अभी NPS में क्या होता है, आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है कि 10% ये लो हमारा, तो वो 14% मिलाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें जो आपकी सैलरी खूब खर्चा करो और बाद में सरकार पेंशन भी देती थी। 2004 में वाजपेयी सरकार आते हैं और कहते हैं भैया हम न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च करेंगे। खूब विरोध होता है। फिर OPS को दोबारा लागू किए जाने के वादे किए जाते रहे, लेकिन किसी ने वादा पूरा नहीं किया। OPS की खास बात क्या है कि रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन दिए जाने का प्रावधान था। इसीलिए लोग कह रहे हैं भैया नाम बदलने से क्या है कि आप NPS से UPS कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डायरेक्ट OPS दे दो हमें, बस। ये सब दुनियादारी नहीं समझ में आती है। अगर आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हों या आपके स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, फ़ायदा तो उनका OPS में ही है। अब होता क्या है, आप देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन, पेंशन की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करती थी। इसका मतलब ये कि OPS के तहत कर्मचारियों को पेंशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था। अभी NPS जैसे है तो 10% आप देते हैं, तो वो सरकार क्या करती है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। जब इन्वेस्ट करती है तो उसका उसे बढ़िया पैसा फ़ायदा मिलता है। SBI में, UTI में, कहीं भी इन्वेस्ट कर देती है और 14% अपने पास से देती है। तो जो 10% लगातार इन्वेस्ट होता जाता है ना, तो उससे एक बढ़िया जो है फ़ायदा होता है सरकार को। और फिर जब आपको एक मुश्त देना होता है तो उसमें भी 60% दे करके 40% पेंशन के तहत दे करके बहुत झमेला करते हैं और फ़ायदा उसमें सरकार को होता है। जो आप होते हैं, जैसे आप 10% हर महीने दे रहे हैं, उसी को अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। देखिए, OPS की स्कीम 1 जनवरी 2004 से पहले जो नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर लागू होती है। पेंशन को महंगाई भत्ते में होने वाले बदलावों के मुताबिक समय समय पर एडजस्ट किया जाता था और जो महंगाई से जुड़ा होता था। तो OPS दमदार चीज़ है, समझिए बात को। इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं
कि भाई ऐसा है, ये एनपीएस और यूपीएस नाम मत बदलो, काम बदलो, ओपीएस लेकर आओ। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।